कैसे हो बच्चों? एक तो बेटा अपनी जो लाइव क्लासेस हो रही है, और लाइव क्लासेस में आपको पता ही है जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन जरूरी है। इंटरेक्शन यानी आपके कोई भी डाउट आए बेटा आप हाथों हाथ डिस्कस कर सको। ओके, ये अपन ने स्टार्ट किया बेटा, आप ध्यान रखना। आपके जो चैट का ऑप्शन दे रखा है बेटा, क्लास के बीच में कोई भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा, उसमें आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई कंटेंट खत्म हुआ बेटा, आप बाकी बच्चे बोर्ड में नोट करेंगे, हम मोबाइल चेक करके आपके कोई भी मैसेज आए, डाउट आए बेटा, उसको अपन सबके सामने डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हाथों हाथ डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, जब भी अपनी लाइव क्लास होगी आपको यही करना है, साइड में चैट वाले ऑप्शन में जाके मैसेज टाइप करना है। जो भी आपका डाउट हो, हम हाथों हाथ जब भी मोबाइल चेक करेंगे क्लास के बीच में, कोई कंटेंट खत्म होते ही हाथों हाथ आपको रिप्लाई किया जाएगा, बोर्ड पे एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे बेटा बफर सॉल्यूशन की। तो बफर सॉल्यूशन में अपन ने कहा था बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो अपन ने कहा था सिंपल बफर सॉल्यूशन और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ओके, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में अपन ने कहा था दो टाइप होते हैं, एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर? कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एक एक चीज अपन ने डिस्कस की थी बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले वगैरह अपन ने डेराइव किए थे। क्लियर? ठीक है, आज इस पे क्वेश्चंस करते हैं बेटा और बफर सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहला नोट लगाओ बेटा, एक दो पॉइंट जरूर ध्यान रखना जो हमारे काम आएंगे। ओके, एक तो ध्यान रखना, हमने एसिडिक और बेसिक बफर के लिए जो हेंडरसन इक्वेशन बनाई थी, इसमें अपन क्या कहते हैं, अगर एसिडिक बफर होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, pH = pK + log salt अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। क्लियर? अगर बेसिक बफर है तो अपने पास इक्वेशन क्या आई थी बेटा, pOH = pKb + log salt अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हेंडरसन इक्वेशन जो होती है एसिडिक एंड बेसिक बफर की, इसमें जो अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट ये जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं, ये किसकी टर्म में यूज करना है बेटा, इक्विवेलेंट की टर्म में। किसकी टर्म में? इक्विवेलेंट यानी स्मॉल ई। इस बात का खासकर ध्यान रखना बेटा, जहां आपको वही बात है गलती हो सकती है, मैं खासकर बता रहा हूं। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में मैंने कहा था जो कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं किसकी टर्म में, नॉर्मेलिटी की टर्म में। ओके, लेकिन यहां हमें किसकी टर्म में यूज करना है, इक्विवेलेंट की टर्म में। क्लियर? ठीक है, तो लिखो बेटा ये पॉइंट, इन हेंडरसन इक्वेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, नोट लगाए लिखो, इन हेंडरसन इक्वेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, in Henderson equation of acidic and basic buffer solution, in Henderson equation of acidic and basic buffer solution, the concentration of acid comma base and salt, the concentration of acid comma base and salt are used in terms of equivalent, यानी स्मॉल ई। इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, ध्यान है ना, जैसे हम मोल को यूज करते हैं सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हेंडरसन इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन यूज करनी है बेटा किसकी टर्म में, इक्विवेलेंट की टर्म में। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन हमें कैसे पूछता है, कई बार क्या करेगा, आपको क्वेश्चन देगा जिसमें जैसे ऑप्शन बना के देगा कि जब से मान लो बफर एज ए बफर है, कौन सा सॉल्यूशन सबसे मोस्ट यूजफुल होगा, सबसे बेस्ट होगा। ओके, अब बच्चा कहेगा मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सीधे ही मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं कैसे करूं। तो ध्यान रखना, यानी एज ए बफर यूज तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें क्या होगा, pH = pKa, और या फिर क्या दे रखा हो बेटा, POH। ठीक है, या तो pH की टर्म में देगा या फिर POH। तो POH = क्या दे, PKb। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा, यानी आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें क्या होगा, pH = pK या फिर POH = PKb हो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमें पता बफर कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बफर कैपेसिटी अगर मैक्सिमम होगी मतलब pH में चेंज का अपोज मैक्सिमम होगा, और हमें पता है जिस सॉल्यूशन के लिए pH में चेंज का अपोज मैक्सिमम है वो बफर के लिए मोस्ट सुटेबल होगा, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा बेटा। क्लियर? ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर बाय द वे एग्जैक्ट इक्वल वाला ऑप्शन नहीं दे रखा तो क्या करना, नियरेस्ट वाला ऑप्शन चूज करना है बेटा। क्लियर?
पीएच को पीके से कंपेयर करवाएगा और पीओच को पीकेबी से कंपेयर करवाएगा। एग्जैक्ट इक्वल ना देगा तो क्या करेगा, नियरेस्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। क्लियर, ठीक है, लिखो बेटा। इन कंडीशन ऑफ मोर देन वन टाइप सॉल्यूशंस, इन कंडीशन ऑफ मोर देन वन टाइप सॉल्यूशंस, in condition of more than one type solutions, in condition of more than one type solutions, that solution that solution is more suitable as buffer solution, that solution is more suitable as buffer solution, that solution is more suitable as buffer solution, that solution is more suitable as buffer solution for which pH is equal to pK or pOH is equal to pKb, for which pH is equal to pKa or pOH is equal to pKb। क्लियर, ऐसी कंडीशन वाला कोई ऑप्शन दे रखा वो क्या होगा, मोस्ट सुटेबल होगा, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा एज ए बफर। क्लियर, ठीक है बेटा। चलो ये हमने बात की बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर does not behave like buffer solution, which of the following mixture does not behave like buffer solution। ऑप्शन लिखो। CH3COONA plus CH3COOH, number 2 CH3COONA plus HCl, number 3 NH3 plus NH4Cl, number 4 NH3 plus NaOH। लिख लिए। चलो अपना क्वेश्चन क्या था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर डज नॉट बिहेव लाइक बफर सॉल्यूशन, यानी इनमें से कौन सा मिक्सर बफर सॉल्यूशन की फॉर्म में बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट बिहेव यानी बिहेव नहीं करेगा, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक एक कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, देखो वीक एसिड उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है। इसका मतलब ये तो अरे मेन कंडीशन है या नहीं है, वीक एसिड उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट होना। हमें पता है एसिडिक बफर की कंडीशन है या नहीं है, है बेटा। मैंने जानबूझ से अपोजिट लिख दिया, ध्यान रखना। अपन क्या लिखते हैं, वीक एसिड उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट। मैंने क्या किया, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट प्लस उस वीक एसिड को मैंने बाद में लिख दिया बेटा, लेकिन बात तो वही है। क्लियर, इसमें क्या करेंगे, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे के दिमाग में आए कॉमन आयन नोट शुड बी प्रेजेंट, ऐसी कोई कंडीशन लिखाई थी, याद है ना। फॉलोइंग स्पीशीज आर आल्सो बिहेव लाइक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बट कॉमन आयन नोट शुड बी प्रेजेंट। याद है बेटा, इनमें कोई कॉमन आयन है क्या, नो। इसके आयन कौन है, CH3COO माइनस, Na प्लस, H प्लस और Cl माइनस। दोनों में कोई भी आयन कॉमन है क्या, सेम है क्या, नहीं। इसका मतलब है वो कंडीशन अप्लाई हो सकती है, लेकिन क्या कहते हैं, यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है। लेकिन श्योर करने के लिए क्या चाहिए, सोल्ट के इक्विवेलेंट ज्यादा होनी चाहिए। सर इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा। बिल्कुल बेटा, नहीं बता रखा तो इसे एक बार होल्ड कर दो, ध्यान रखना। सीधा टिक लगा के आगे मत निकल जाना, पहले बाकी ऑप्शन चेक करो बेटा। अगर बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये आंसर चला जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें अमाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी बेटा। थर्ड में क्या बोल रहा है, NH3 अमोनिया क्या होता है, वीक बेस, और उसी वीक बेस का HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट है या नहीं है, यानी बेसिक बफर बनाएगा नहीं बनाएगा। वीक बेस उसी वीक बेस का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट, मतलब बेसिक बफर बनाएगा। क्लियर, ठीक है। अमोनिया NH3 वीक बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों बेस की कंडीशन में कभी भी बफर सॉल्यूशन बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा बेटा, हर हाल में। यानी क्या होगा, इसका मतलब ये अपना आंसर है। इसका मतलब सेकंड भी हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं होता तब अपना आंसर कौन सा जाता बेटा, सेकंड। लेकिन मोर करेक्ट फोर्थ वाला क्यों है, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। तो इसका आंसर फोर्थ कैसे हुआ, समझ में आया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बफर सॉल्यूशन, a buffer solution can be prepared from a mixture of, a buffer solution can be prepared from a mixture of, a buffer solution can be prepared from a mixture of, a buffer solution can be prepared from a mixture of, नंबर 1 ऑप्शन लिखो बेटा। लिख लिए। अब बच्चों देखो आगे हमने क्या किया, इनकी जो अमाउंट का रेशियो वो भी अपने मेंशन किया है। इसका मतलब कैसे करना है देखो, यानी सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बोल रहा है, बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ, यानी कौन से मिक्सचर से बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन है कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। बफर बन सकता नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, सोल्ट के इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। जबकि ये क्या बोल रहा है 1:1, यानी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कभी भी बफर बनेगा क्या, नहीं बच्चों। सेकंड में क्या बोल रहा है, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन सोल्ट ज्यादा होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है सोल्ट कम है, कभी भी बफर बनेगा क्या, नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। थर्ड में क्या दे रखा है, NH4Cl प्लस NaOH, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक बफर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन श्योर करने के लिए क्या करना है बेटा, सोल्ट के इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। देखो 2:1, सोल्ट ज्यादा है या नहीं है, सोल्ट ज्यादा है मतलब बफर बना सकता है, क्लियर। इसमें क्या बोल रहा है, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब बफर बन सकता है लेकिन सोल्ट के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन सोल्ट के इक्विवेलेंट ज्यादा है क्या, ना, सोल्ट की अमाउंट क्या है, कम है, तो ये नहीं बना सकता। मतलब कौन सा आंसर हो गया बेटा, थर्ड वाला, क्लियर। बात समझ में आई कैसे करना है, ठीक है। कोई डाउट है क्या इन दोनों में, मैसेज आया किसी बच्चे का डाउट के लिए, क्या मैसेज आया है, आवाज चेक करो गोपी, आवाज आ रही है क्या, आवाज चेक करो, आवाज सही आ रही है, बाहर जाके एक बार आवाज चेक करना। चलिए चलो बेटा, अब देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है। लिखो, ए बफर सॉल्यूशन, a buffer solution is formed by mixture of 100 ml, 0.1 m CH3COOH. A buffer solution is formed by mixture of 100 ml, 0.1 m CH3COOH and 200 ml, 0.1 m CH3COONA. A buffer solution is formed by mixture of 100 ml, 0.1 m CH3COOH and 200 ml, 0.1 m CH3COONA. Then calculate. बेटा एक बच्चे का मैसेज आया था, आवाज नहीं आ रही है जतिन का, यहाँ से बेटा आवाज सही आ रही है, आपकी तरफ नेट की प्रॉब्लम है शायद बेटा, वहां से नेट को तो श्योर करो, आपकी तरफ नेट की, हाँ यहाँ से सही आ रही है ना, यहाँ से बेटा आवाज एकदम करेक्ट है। चलो बेटा, तो क्या कहा,
Buffer solution is formed a mixture of 100 ml, 0.1 m CH3COOH and 200 ml, 0.1 m CH3COONA. Then calculate the pH of solution. If Ka is equal to 10 to power minus 5. Calculate the pH of solution if Ka is equal to 10 to power minus 5. बच्चों देखो चल के बोल भी रहा है बेटा बफर सॉल्यूशन, यानी बफर का कॉन्सेप्ट लगा दो। देखो कौन सा बफर बनेगा, CH3COOH वीक एसिड है या नहीं है, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है या नहीं है, इसका मतलब कौन सा बफर है बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है, pH इक्वल टू अपन क्या करते हैं pKa प्लस लॉग क्या करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर, ठीक है बेटा। अब आपने क्या कहा था, इसके अकॉर्डिंग बात करें, हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले pK की वैल्यू चाहिए, फिर हमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए। हमें Ka कितना दे रखा है बच्चों, Ka हमें दे रखा है 10 टू पावर माइनस 5 है, तो pK कितना हो जाएगा, pK इक्वल हो जाएगा बेटा 5। कैसे होगा, ध्यान है ना, P वाला क्या आ जाएगा बच्चों, P वाला पावर में यानी 5 आ जाएगा। अब हमें पता है एसिड और सॉल्ट इनकी कंसंट्रेशन किसकी टर्म में लेनी है, इक्विवेलेंट की टर्म में लेनी है, जबकि दे क्या रखा है बेटा, वॉल्यूम और मोलरिटी की टर्म में। तो अपन क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, N इंटू वी लीटर, यस और नो होता है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वी ml अपॉन क्या करते हैं 1000। अरे ध्यान है ना, नॉर्मेलिटी क्या होती है m इंटू एक्स। क्लियर, और अगर वॉल्यूम ml में तो अपॉन में क्या करते हैं 1000। क्लियर, ठीक है। दोनों के इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो क्या कर सकते हैं, दो इक्विवेलेंट अपने पास किसके आ जाएंगे, CH3COOH। इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो देखो मोलरिटी कितनी है 0.1, x कितना होगा 1, क्योंकि हमें पता है ये ब्रेक होके क्या देता है, एक H प्लस आइन देता है, तो x मल्टीप्लाई बाई वी एम एल कितना दे रखा है 100 अपॉन क्या करेंगे बेटा 1000। ऐसा कैसा, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। इसे अगर अपन सोल्व करें बेटा तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। क्लियर, ठीक है, ये 10 ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 हो गया। फिर दूसरा बच्चों क्या दे रखा है CH3COONA। इसके इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो इसके इक्विवेलेंट देखो, इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 मल्टीप्लाई बाई x कितना होगा 1, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो CH3COO माइनस और Na प्लस बनाएगा, एक पॉजिटिव +1 और -1, यानी चार्ज कितना 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 और अपॉन में क्या करेंगे बेटा, यानी वही 1000 तो आना ही आना है। इसे अगर अपन करें बेटा तो ये फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 2 बेटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 2। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अब वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे pH इक्वल टू pK कितना आ गया 5 प्लस लॉग सॉल्ट यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है हमारे पास, इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन है, और जो अपना एसिड है इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 को उड़ा दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा log 2, और 5 प्लस log 2 कितना होता है बेटा 0.3, यानी pH मेरे पास कितनी आ जाएगी 5.3। क्लियर, बात समझ में आई, नोट करो बेटा। हाँ, जतिन का मैसेज आया, अब सही है, अब सही है तो नोट कर बेटा। कर लिए, छाप दिया गया। छाप दिया बेटा, उदाहरण दे गया।
लिख लिए। ये तो हुई बेटा मेडिकल लेवल की बात कि या तो हमें सीधा टिक लगाने वाला पूछे कि या हो तो क्या होगा, वो हो तो क्या होगा, या फिर बेसिक सा हमें क्या दे रखा हो, वीक एसिड या वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग के साथ सॉल्ट देके डायरेक्टली हमें क्या पूछे बेटा, यानी पीएच या पीओएच की बात करें। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा क्या थोड़ा सा जेई लेवल पे, अच्छे लेवल पे हमें कैसे पूछ सकता है बेटा बफर पर क्वेश्चन। लिखो बेटा, लिखो 600 ml 600 ml, n/100 CH3COOH, 600 ml, n/100 CH3COOH, and 400 ml, n/200 NaOH, 400 ml, n/200 NaOH are present in a mixer, are present in a mixer, are present in a mixer. Then calculate the pH of solution. Then calculate the pH of solution. Then calculate the pH of solution. Calculate the pH of solution if Ka is equal to 2 multiplied by 10 to power minus 5. K is equal to 2 multiplied by 10 to power minus 5. फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना क्या 600 ml, n/100 CH3COOH and 400 ml, n/200 NaOH are present in a mixer. Then calculate the pH of mixer if K is equal to 2 multiplied by 10 to power minus 5. बच्चों देखो अब इसमें चल के हमें डायरेक्टली बफर का नाम दे रखा है क्या, नो, तो हमें खुद दिमाग लगाना है बेटा क्या कि ये बफर का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। देख सकते हैं कैसे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अरे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बफर का फॉर्मेशन कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब वीक एसिड के इक्विवेलेंट क्या हो, ज्यादा हो। कैसे इक्विवेलेंट ज्यादा कैसे करते हैं, n इंटू वी से श्योर कर लो, n कितना है 1/100, v कितना है 600, यानी कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। इसके लिए n कितना है 1/200, v कितना 400, यानी कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब वीक एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है या नहीं है, वीक एसिड के इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब एसिडिक बफर का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन पीएच की बात करें तो हमें हेंडरसन इक्वेशन में क्या चाहिए, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सोल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन चाहिए। हमें यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है क्या जो हमें चाहिए, नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए उसका फॉर्मेशन करेंगे, यानी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। और उस वीक एसिड का इस बेस के साथ सॉल्ट कैसे बना सकते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा, चलो रिएक्शन करवाना स्टार्ट कर दो। तो जैसे CH3COOH प्लस क्या करेंगे NaOH, दो कंपाउंड की रिएक्शन का रूल क्या होता है बच्चों, पहले का कैटायन दूसरे का एनायन, पहले का एनायन दूसरे का कैटायन, यानी पहले का देखो CH3COO माइनस और Na प्लस, तो ये क्या बनाएगा CH3COO Na प्लस, पहले का एनायन कौन है बेटा, जैसे यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शन होगी तो ये H प्लस और ये OH माइनस, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा H2। क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने क्या कहा था, एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा किसकी टर्म में होती है, इक्विवेलेंट की टर्म में। हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, E = N × V। तो N देखो एसिटिक एसिड के लिए N कितना दे रखा है 1/100 मल्टीप्लाई बाय V कितना दे रखा है 600, यानी कितना हो गया 6। NaOH की बात करें तो ये कितना बेटा 1/200 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 4, तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा 2। ये स्टार्टिंग में कितना 0, इससे हमें मतलब है क्या, नहीं। अब अपन बात करें जैसे LR ER की बात करते हैं, ये जैसे स्टार्टिंग में 6 है तो अगर X डिसोशिएट हो जाए तो कितना बचेगा 6 - X, और ये 2 है, X डिसोशिएट हो जाए तो कितना बचेगा
2 माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा x। इससे हमें मतलब है क्या? नहीं बच्चों, ठीक है। अब बात करें, देखो दोनों में हमें पता है वीक एसिड ज्यादा है, ये ज्यादा है, देखो ये कम है, मतलब ये एलआर है या नहीं है? और एलआर है, जो कम होता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा नहीं होगा? अरे जो एलआर होता है जो कम अमाउंट में होगा वो पहले खत्म होता नहीं होता, इसका मतलब ये पहले खत्म होगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ? 2 माइनस एक्स बराबर 0 कर सकता हूँ। तो यहाँ से बात करें 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 2। क्लियर? x की वैल्यू पुट करें बेटा, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना? 4। यहाँ x कितना आ गया? 2। तो मेरे पास ये जो वीक एसिड है ये कितना रिमेनिंग है और ये सॉल्ट कितना बनेगा, दोनों की वैल्यू अमाउंट आ गई नहीं आ गई? इन अमाउंट का यूज करते हुए वैल्यू पुट करनी है और हमें सोल्व करना है। क्लियर? ठीक है। अब बात करें, हमें पता है वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, यानी कौन सा बफर बनेगा बच्चों? एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के लिए अपनी इक्वेशन क्या होती है? पीएच। पीएच इक्वल टू अपन क्या करते हैं? पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या करेंगे? एसिड करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? देखो एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो हमारे पास आ ही गई, एक ये वैल्यू यूज करनी है, एक ये वैल्यू यूज करनी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पीके चाहिए, जबकि दे क्या रखा है? के मुझे दे रखा है। तो यहां से क्या कर सकते हैं? के अपने पास कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5 है। a मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -b वाली कंडीशन है या नहीं है? है बच्चों। तो यहां से क्या करेंगे? pk बराबर क्या करेंगे? 5 माइनस लॉग 2। अरे a मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -b तो क्या होता है? b माइनस लॉग a। याद है ना, एक एक कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किया बच्चों। तो यहां से क्या कर सकते हैं? अपने पास जो pk आएगा, pk क्या आएगा? 5 माइनस लॉग 2। 5 माइनस लॉग 2 कितना होता है? 0.3, मतलब कितना आ जाएगा? 4.7। इस वैल्यू को यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे? pH इक्वल टू pK। pK कितना दे रखा है? 4.7 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे? 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी आएगी बेटा? 4। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.7 प्लस लॉग 1/2। और इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? प्लस को माइनस कर दूं तो ये क्या हो गया? log 1/2 की जगह log 2/1, यानी log 2 होगा नहीं होगा? होगा। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4.7 माइनस log 2 कितना होता है? 0.3। तो pH इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4.4। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? नोट करो बेटा। अंकित का मैसेज है, सर शीट के डाउट कैसे पूछे? शीट के डाउट बेटा क्लास से पहले या क्लास के बाद कॉल कर लेना। ओके, क्लास से पहले या क्लास के बाद कॉल कर लेना बेटा। जो भी डाउट्स हो एक साथ पूछ लेना, या जैसे जैसे डाउट्स आए 2-2 या 4 पूछते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। छाप दिया बेटा, फटाफट नोट करो। चलो कर लिए। कर लिए बेटा नोट? कर लिए? चलो एक बेटा लास्ट से लास्ट हमें कैसे पूछ सकता है, इसमें लिखो। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो बच्चों, 100 ml, 0.1 m, 100 ml, 0.1 m। मैं टाइम बचाने के लिए 0 नहीं बोल रहा हूं, आप लगा लेना बेटा। 100 ml, 0.1 m
NH4Cl 100 ml, 0.1 m NH4Cl and 50 ml, 0.1 m NaOH. 50 ml, 0.1 m NaOH are present in a mixer. 50 ml, 0.1 m NaOH are present in a mixer. Are present in a mixer. Then calculate the pH of solution. Then calculate the pH of solution. Then calculate the pH of solution. If Kb is equal to 10 to power minus 5. Kb is equal to 10 to power minus 5. फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैच कर लेना. 100 ml, 0.1 m NH4Cl and 50 ml, 0.1 m NaOH are present in a mixer. Then calculate the pH of mixer. If Kb is equal to 10 to power minus 5. लिख लिए. अब पहली बात तो बच्चा क्या करेगा बेटा, रटाफिकेशन से सीधी वैल्यू पुट करता है और क्या करेगा, और ऑप्शन मैच करेगा, जो हर हाल में गलत होगा. ओके, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग यूज जरूर करना है बेटा. कैसे, आपको दे क्या रखा है, मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है, आपको जो एग्जांपल दे रखा है वो किसका एग्जांपल है. देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, NH4Cl सॉल्ट है या नहीं है, और आगे क्या दे रखा है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों में कोई कॉमन आयन है क्या, नो. NH4 प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस कोई भी आयन सेम है क्या, नो. इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट ज्यादा होनी चाहिए. वो कंडीशन अप्लाई हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है. देख सकते हैं सॉल्ट के इक्विवेलेंट ज्यादा होनी चाहिए. 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आ गया, 10. 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आ गया, 5. इसका मतलब सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है या नहीं है. सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बफर बनेगा, बेसिक बफर बनेगा. यस और नो, क्लियर. और अगर बेसिक बफर बनेगा तो हमें पता है हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन कौन सी आएगी, पीएच वाली या पीओएच वाली, पीओएच वाली आएगी. तो सबसे पहली बात तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, पीओएच की आएगी. फिर उससे हमारे पास पीएच आएगा. क्लियर, ठीक है. सबसे पहले बच्चों अपने कॉन्सेप्ट लगा दो. क्या, पीओएच. पीओएच इक्वल टू क्या होता है, पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या करेंगे बेटा, बेस. क्लियर, ठीक है. अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केबी. केबी देखो कितना दे रखा है, 10 टू पावर माइनस 5. तो इससे पीकेबी कितना आ जाएगा बच्चों, पीकेबी कितना आ जाएगा, 5. क्लियर, ठीक है. और मुझे क्या चाहिए, बेस की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन. लेकिन ये बेस की कंसंट्रेशन यूज करेंगे क्या, नहीं बच्चों. मैंने खासकर इस चीज को मेंशन किया था बेटा, वीक बेस, और उसी वीक बेस का क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होगा, वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए. बेस की कंसंट्रेशन तो है, लेकिन ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. इस कंसंट्रेशन को मुझे यूज करना है क्या, नहीं करना है बेटा. क्लियर. तो क्या करेंगे, इसका मतलब इन दोनों की रिएक्शन करवा के क्या करेंगे, वीक बेस यानी NH4OH बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे बच्चों. ओके, तो देखते हैं बच्चों कैसे करना है. NH4Cl रिएक्शन करवा दो, NH4Cl प्लस NaOH. इसकी रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, NH4OH प्लस क्या बनेगा, NaCl. क्लियर, ठीक है बच्चों. अब बात करें, देखो हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, N इंटू V, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई X इंटू V. क्लियर. NH4Cl मोलरिटी कितनी बोल रहा है ये, 0.1. X कितना होगा, 1, क्योंकि +1 -1 X की वैल्यू 1 आएगी. V कितना बोल रहा है बेटा ये, 100, यानी कितना हो गया, 10. NaOH की मैं बात करूं, देखो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1. X कितना होगा, 1, और वॉल्यूम कितना बेटा, 50, यानी कितना हो गया,
5, ये स्टार्टिंग में 0 और इससे हमें मतलब है क्या नहीं। इसकी बात करूं तो देखो बच्चों ये क्या होगा, अगर x डिसोशिएट हो जाए तो कितना बच गया 10 माइनस एक्स, ये x डिसोशिएट हो जाए तो 5 माइनस एक्स और ये कितना बनेगा x, और इससे मतलब नहीं है। हमें पता है सोल्ट के इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे तभी तो बेसिक बफर बनाएगा, इसका मतलब ये कम होगा, ये LR होगा नहीं होगा, ये LR होगा तो ये 0 हो जाएगा, काम खत्म। 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। x की वैल्यू अगर पुट करें तो 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 5, और x की वैल्यू 5 है तो ये भी 5। क्लियर, बस अब मेरे पास जो वैल्यूज आई है बेटा उनको यूज करूं तो क्या लिखूंगा मैं, POH इक्वल टू P के भी कितना है 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन बच गई 5 अपॉन, और जो वीक बेस है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है बेटा 5, यानी कितना हो गया 1। क्लियर, ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं POH इसको क्या करेंगे 5 प्लस log 1, और log 1 कितना होता है बच्चों 0, तो क्या लिखेंगे POH इक्वल टू कितना आ गया 5। ये आंसर आ गया ना। नो बेटा, मैंने क्या कहा था लास्ट में ये श्योर जरूर करेगा, आपको प्लस माइनस करना आता है नहीं आता। मुझे क्या बोल रहा है पीएच पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है तो हमें पता है पीएच क्या होगी, पीएच इक्वल टू 14 माइनस POH। अरे 14 में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं 14 माइनस POH कितना आ गया 5, तो pH कितना आ गया pH इक्वल टू 9। ये अपना आंसर आ गया, समझ में आया बच्चों, क्लियर, नोट करो बेटा। चलो, अंकित का मैसेज आया मैक्सिमम बफर कैपेसिटी सर कहाँ काम आएगी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बेटा वहां काम आएगी जहां पर तुम्हें डायरेक्टली पूछे कि एज ए बफर कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा। ओके, उस कंडीशन में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, तो एक काम करना बफर सॉल्यूशन वाला असाइनमेंट सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है, और उसमें ध्यान रखना बफर के साथ इंडिकेटर नाम से दे रखा है एसिड बेस टाइट्रेशन, क्वेश्चन में बार बार नाम आएगा इंडिकेटर इंडिकेटर, वो इंडिकेटर के क्वेश्चन मत करना बेटा, वो चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगा। हाँ, इसके सेम सा है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो 2-3 लेक्चर बाद आ जाएगा, वो चैप्टर के लास्ट में करना। इंडिकेटर के क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी बफर के क्वेश्चन कर लेना। क्लियर, ठीक है बच्चों, ये तो अपने बात की बफर की। अब बात करते हैं, हेडिंग लिखो बेटा, आगे बढ़ते हैं, लिखो pH ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस, pH ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस, pH ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस, pH ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस।
आप कहोगे सर ये क्या है, डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन, और कौन से सॉल्यूशन बच गए बच्चों? मैंने क्या कहा था, चैप्टर स्टार्ट किया कि पूरे चैप्टर में पीएच के बारे में काफी बार डिस्कशन आएगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन, जैसे पीएच के बारे में कई कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, जैसे पीएच स्केल में बात की थी, क्लियर। फिर अपन ने क्या किया था, पीएच स्केल के बाद अपन ने क्या कहा था बेटा, उसके अकॉर्डिंग जैसे वीक एसिड वीक बेस का आयनाइजेशन अपन ने पढ़ा था, फिर अपन ने सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, और फिर अपन ने बफर सॉल्यूशन पढ़ा। सभी की अलग अलग कंडीशंस थी पीएच के बारे में, लेकिन ये ध्यान रखना अभी तक जो हमने पढ़ा है पीएच के बारे में, उनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट अप्लाई ना हो तब हमें क्या करना है, तो इसकी कुछ 7-8 टाइप की कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, वो और बताता हूं बेटा, जो हमारे काम आएगी। ओके, 1 by 1 ध्यान रखना। नंबर 1 लिखो, सबसे पहले लिखो pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा हो तो उसकी pH हमें कैसे कंसीडर करनी है। pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हेडिंग लिखाने का पर्पज ये बेटा ध्यान होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना, जरूर ध्यान होना चाहिए, क्लियर। पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक बात तो श्योर है, पीएच किसकी हेल्प से आता है, H+ की कंसंट्रेशन से। एसिड है तो वो H+ देगा नहीं देगा, एसिड तो H+ देगा, लेकिन हमें पता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर होता है उससे भी H+ आयन आते नहीं आते, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर एसिड और वाटर दोनों से आने वाले H+ की कंसंट्रेशन को इंक्लूड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, क्लियर, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, इन दिस कंडीशन the concentration of H+ ions, in this condition the concentration of H+ ions obtained by acid and water, both are considered. In this condition the concentration of H+ ions obtained by acid and water both are considered. क्या कहेंगे इस कंडीशन में, क्या करते हैं यानी एसिड और वाटर दोनों से आने वाली H+ की कंसंट्रेशन को कंसीडर किया जाता है बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे, H+ टोटल की मैं बात करूं तो क्या करेंगे, H+ टोटल, इसमें H+ टोटल में दो कंसंट्रेशन इंक्लूड होगी, कौन सी बेटा, एक तो कौन सी जो एसिड से आती है और दूसरी कौन सी H+ वाटर, यानी एक तो एसिड से आने वाली एक वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। अब बच्चे के दिमाग में आए, बच्चा इस बात को रट के रखे, ठीक है सर ने कहा था एक्वस सॉल्यूशन बोलते ही हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा करना जरूरी है क्या, नो बेटा, ध्यान रखना। कैसे, सपोज करो आपसे बोला जाए जैसे किस कंडीशन में देखो यूज करना है, आपसे बोले HCl है, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो pH कितनी होगी, तो बच्चा क्या कहेगा, सर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो HCl ब्रेक होके एक H+ देता है, तो H+ की कंसंट्रेशन भी इसके इक्वल होगी। 1 HCl है तो क्या होगा, 1 H+ बनता नहीं बनता, तो ये 1 है तो H+ भी 1, ये 10⁻⁴ तो H+ भी 10⁻⁴, और जब H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है तो pH मेरे पास कितनी आ गई, pH आ जाएगी बेटा 4, यस और नो आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में डिस्कस करूं बेटा, जैसे मैं ये लिखूं HCl की कंसंट्रेशन 10⁻8 है, HCl की कंसंट्रेशन 10⁻8 है, तो देखो H+ भी कितना होगा 10⁻8, अगर H+ की कंसंट्रेशन 10⁻8 है तो pH कितना होगा बेटा 8 होगा, लेकिन हमें पता है HCl एसिड है, इसकी pH कभी 8 आ सकती है क्या, नो, एसिड की pH तो हमें पता है लेस देन 7 होती है बेटा, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है। बच्चा कहेगा सर मैथमेटिकली जैसा डाटा दे रखा था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर सही है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही है बेटा, लेकिन लॉजिकली गलत है या नहीं है, इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ है, कोई न कोई गड़बड़ है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब एसिड की खुद की कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसकी वैल्यू इतनी
नहीं है कि वो सही पीएच रेंज में आंसर दे सके। इस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को हम यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। यहां बात करें एसिड की खुद की कंसंट्रेशन कितनी है 10 टू पावर -4, इससे डायरेक्टली हमारे पास पीएच कितनी आ गई 4। तो ये बताओ HCl की पीएच 4 हो सकती नहीं हो सकती? हो सकती है, लेस देन 7 हो सकती है। क्लियर, तो ये बताओ सही एसिडिक रेंज में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चों। तो ये बताओ किसी वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, बच्चे के पास दो तरीके होते हैं, बच्चा पहले करे फिर सोचे इतना आंसर आ सकता नहीं आ सकता पीएच का, नहीं आ सकता, फिर वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करके आंसर करेगा, 2 बार करके सोल्व करे, कोई फायदा है क्या? नो। इसका मतलब एक मेथड हमारे पास ऐसा हो सकता है जिसको देख के डायरेक्टली हम आइडिया लगा सके क्या कि किस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को मुझे यूज करना है और किस कंडीशन में यूज नहीं करना। ओके, वो मेथड क्या है बेटा, उसको समझना अच्छे से। क्या कंडीशन, क्या ध्यान रखना, इफ H प्लस एसिड, इफ H प्लस एसिड, क्या कहा, H प्लस एसिड ग्रेटर देन 10 टू पावर -6। इसका मतलब क्या है, H प्लस एसिड का मतलब क्या, एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन क्या है, इसकी वैल्यू 10 टू पावर -6 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे बेटा, H प्लस वाटर, क्या कहा, H प्लस वाटर को क्या लिखेंगे, नॉट इंक्लूडेड, यानी इसको इंक्लूड करेंगे क्या? नो बेटा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर H प्लस एसिड ग्रेटर देन 10 टू पावर -6 तो H प्लस वाटर नॉट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं करते। इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, जो H प्लस टोटल अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, H प्लस टोटल ओनली एंड ओनली किसके इक्वल आएगा, H प्लस एसिड के इक्वल आएगा। क्या कहा, समझ में आ गया? यस और नो, यानी वाटर वाली कंसंट्रेशन की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर, क्यों? क्योंकि एसिड के पास खुद के पास इतनी कंसंट्रेशन है कि वो सही पीएच रेंज में आंसर दे सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा, HCl की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -4 थी, अरे -6 -4, माइनस में कम होना एक्चुअल में ज्यादा, यानी ये वैल्यू 10 टू पावर -4 से 6 से कम है या नहीं है, ज्यादा है कम है, 10 टू पावर -6 से ज्यादा है, और 10 टू पावर -6 से ज्यादा है। तो ये बताओ वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या? नो, बिना वाटर के ही सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। पहली कंडीशन लिखो बेटा, नोट करो। कली नोट, चलो दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ H प्लस एसिड इक्वल और लेस देन 10 टू पावर -6। मैंने क्या कहा, इफ H प्लस एसिड इक्वल और लेस देन 10 टू पावर -6, तो क्या करेंगे, H प्लस वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, इंक्लूडेड। ठीक है, अगर H प्लस वाटर को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे, फिर हमारे पास जो H प्लस टोटल आ गया, H प्लस टोटल क्या करेंगे बेटा, एक तो कौन सा हो गया, H प्लस एसिड, ये तो काम में लेते ही लेते हैं, और साथ में क्या लेंगे, H प्लस वाटर, इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्यों, तो यूं देख सकते हो बेटा, कैसे, जैसे यहाँ पर HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू पावर -8, इसका मतलब एसिड से आने वाली H प्लस की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 10 टू पावर -8। अरे माइनस में ज्यादा एक्चुअल में कम, -6 से कम है या नहीं है, -6 से कम है। इसका मतलब हमें पता है अगर वाटर वाला यूज नहीं करे तब तो हमें पता है पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, लेकिन HCl के लिए पीएच 8 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता बेटा। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या करेंगे, वाटर को यूज करना है, क्योंकि वाटर H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा तो पीएच कम होगी नहीं होगी, पीएच कम होगी, पीएच कम होना यही तो एसिड का कैरेक्टर है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच कुछ पहले के कंपैरिजन में कम आएगी बेटा। क्लियर, इस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को हमें इंक्लूड करना है। क्लियर, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में कुछ आ रहा होगा, सर ये क्या है,
इससे कम हो ये तो मान सकते हैं, लेकिन आपने इक्वल क्यों लगा दिया? इक्वल इसलिए लगा दिया बेटा, ध्यान रखना, बच्चा सोचे सर अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है तो pH 6 आ जाएगी, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बेटा आने में तो आ जाएगी। तो सर आपने ये क्यों लिखा? अगर एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 के इक्वल या इससे कम हो तो मान सकते हैं कि वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों है, लेकिन इक्वल होने पर भी जरूरत क्यों है? इससे तो आंसर 6 आ रहा है, यानी 7 से कम आ सकता है, एसिडिक रेंज में आंसर आ सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, पीएच की वैल्यू जब 7 होती है तो सॉल्यूशन एग्जैक्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन 7 के आसपास का जो इलाका होता है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल का होता है बेटा। मैंने क्या कहा, 6 से लेकर 8 की जो वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो उसकी पीएच 6 तक ही होती है नॉर्मली बेटा। बेसिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच 7 की बजाय 8 से ज्यादा होती है, 6 पॉइंट समथिंग, यानी 7 एग्जैक्ट पर 7 पर तो एग्जैक्ट न्यूट्रल, और 7 से थोड़ा कम या 7 से थोड़ा ज्यादा, यानी 6 और 8 का बीच का जो एरिया होता है बेटा वो क्या होता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है। क्लियर? तो एसिडिक सॉल्यूशन है वो नॉर्मली 6 से कम ही होता है, बेसिक होता है तो वो 8 से ज्यादा होता है। समझ में आ गया? यस और नो? इस वजह से अगर 10⁻⁻6 के इक्वल है तो भी क्या करेंगे? वाटर वाली कंसंट्रेशन को हमें यूज करना है। क्लियर? ठीक है, ये तो अपने बात की बेटा किसके बारे में? अपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब हमारे पास H प्लस टोटल आ गया तो पीएच का हमें पता ही है, तो पीएच कैसे करना है? पीएच इक्वल टू क्या करेंगे? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, कौन सी रे? टोटल वाली कंसंट्रेशन। इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? पीएच की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों? पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड। क्लियर? चलो सेकंड लिखो। नंबर 2, pH of aqua solution of base pH of aqua solution of base। बच्चों आपको याद है जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, क्या कि पूरे चैप्टर में एसिड और बेस को क्या करते हैं? पैरेलल में कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं बेटा। क्यों? कंपैरेटिवली इसलिए पढ़ते हैं कि इजी रहता है। एसिड में जैसा है बेस में सेम टू सेम, बस 2-3 चेंजेस होता है। जहां एसिड में अपन H+ करते हैं वहां बेस में क्या करते हैं? OH-। एसिड में pH करते हैं तो बेस में क्या करते हैं? POH। एसिड में Ka करते हैं तो बेस में क्या करते हैं? Kb करते हैं। क्लियर? सेम टू सेम वही बात है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस। बच्चा कहेगा सर फिर आप बेस अगर है तो pH क्यों नहीं कर रहे हो, pH क्यों कर रहे हो? सॉल्यूशन सारे हैं, घुमा फिरा के हमें pH पर ही आना है बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस, सेम टू सेम वही बात है। क्या अगर एसिड है तो H+ देता है तो एसिड से आने वाली H+ की कंसंट्रेशन और वाटर से आने वाले H+ की कंसंट्रेशन उनको यूज करते हैं। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे? बेस से आने वाले OH- की कंसंट्रेशन, और वाटर भी OH- आयन देता नहीं देता है, तो इसमें दोनों से आने वाली OH- कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, सिंपल सी बात है। अगर एसिड के लिए H+ का रोल होता है तो वैसे बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? OH- का। क्लियर? ठीक है, लेकिन यहाँ हमें पता है बेस से भी OH- की कंसंट्रेशन आएगी और एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर से भी आएगी। ओके, तो दोनों को यूज करना है। तो लिखो एक स्टेटमेंट बेटा, इन दिस कंडीशन the concentration of OH- ions in this condition the concentration of OH- ions in this condition the concentration of OH- ions obtained by base and water in this condition the concentration of OH- ions obtained by base and water both are considered लिख लिए। तो अपन क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर? OH- बेस की बात करें तो OH का रोल होगा, तो OH टोटल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो टोटल के लिए क्या लिखेंगे? OH- की कंसंट्रेशन एक तो कौन सी? बेस वाली, प्लस क्या करेंगे? OH- आयन कंसंट्रेशन दूसरी कौन सी हो जाएगी बच्चों? वाटर से आने वाली OH- आयन की कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन बात वही आ रही है कि हमेशा ऐसा ही करे जरूरी है क्या? नहीं। आप कहोगे सर कैसे? तो बच्चों जैसे मैंने ये दे दिया, आपसे बोला जाए
NaOH है, NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है। देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चा सोचेगा मेरा आंसर सही है, लेकिन लॉजिकली गलत होगा बेटा। कैसे? NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है तो क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁵ है, क्योंकि एक NaOH 1 NaOH ब्रेक होता है तो 1 OH माइनस बनता नहीं बनता। NaOH 1 है तो OH माइनस भी 1, ये 10⁻⁵ तो OH माइनस भी 10⁻⁵। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ तो pOH कितना, 5 पावर वाला, pOH 5 है तो pH कितना, 14 में से माइनस कर दो तो pH कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और हमें पता है NaOH बेस है, इसकी pH 9 आ सकती नहीं आ सकती? आ सकती है, क्योंकि बेस है तो 7 से ज्यादा आ सकती है। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, एक मैं ये दे दूं NaOH की कंसंट्रेशन बोल रहा हूं मैं 10⁻⁻10। क्या कहा, अगर NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है तो OH माइनस कितना, 10⁻⁻10। OH माइनस 10⁻⁻10 है तो pOH कितना, 10। pOH अगर 10 है तो pH कितनी, अरे 14 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आएगा या नहीं आएगा? मैंने क्या कहा, और अगर ये अगर बेस है तो इसकी pH कभी 4 आ सकती है क्या? नो, हमेशा क्या आएगी, 7 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब देखो, अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अपना आंसर सही है जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लेकिन मैथमेटिकली लॉजिकली रॉन्ग है या नहीं है? है बेटा। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को ही सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज करेंगे, क्योंकि पहले कुछ कंसंट्रेशन OH की खुद के पास है, कुछ वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन है, दोनों को यूज करके क्या करेंगे, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यानी H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो pH इंक्रीज होगी, और बेस की pH ज्यादा ही होती है तो यानी pH सही रेंज में आंसर आ जाएगा। क्लियर? और सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है। फिर बच्चे के दिमाग में किस कंडीशन में यूज करना है, किस कंडीशन में यूज नहीं करना, एक ही बार में आंसर सही चाहिए, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए डाटा देखते ही दिमाग में आ जाए किस कंडीशन में यूज करना है, किस कंडीशन में नहीं। डाटा वही है, सेम टू सेम 10⁻⁶ वाला। ओके, तो अपन क्या कहेंगे, पहली कंडीशन क्या, इफ OH माइनस आइन क्या, बेस ग्रेटर देन 10⁻⁶। ओके, यानी बेस से आने वाले OH माइनस कंसंट्रेशन क्या हो, 10⁻⁶ से ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे बेटा, OH माइनस आयन वाटर। इसको इंक्लूड करना जरूरी है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन वाटर नॉट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आप कहोगे सर क्यों, यहां देख सकते हो, देखो ये देखो NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁵, अरे 10⁻⁶ से ज्यादा है या नहीं है, माइनस में कम एक्चुअल में ज्यादा। इसका मतलब ये 10⁻⁶ से ज्यादा है तो आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, अरे सही रेंज में आंसर आ रहा है। और जब बेस की खुद की कंसंट्रेशन से सही आंसर आ रहा है तो वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है बेटा। ओके, ठीक है। अब क्या कहेंगे, दूसरी कंडीशन क्या, इफ OH माइनस कंसंट्रेशन, और यहां से अगर अपने पास जैसे ये कंडीशन आ गई OH वाटर नॉट इंक्लूडेड, अगर वाटर वाली कंसंट्रेशन को मैं इंक्लूड नहीं करूं तो यहां से क्या करूंगा, OH टोटल क्या आ जाएगा, अरे वाटर वाली को इंक्लूड नहीं करना तो क्या लिखेंगे, OH माइनस साइन कौन सा बेटा, बेस वाली कंसंट्रेशन को यूज करना है। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, चलो नोट कर लिया गया, नोट करो। कर लिए? चलो एक कंडीशन क्या दे सकता है बच्चों, अगर अपन क्या कहेंगे, इफ OH माइनस बेस क्या करेंगे, इक्वल और ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाली कंडीशन क्या, इक्वल और लेस देन 10⁻⁶, तो क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन वाटर इंक्लूडेड। आप कहोगे सर क्यों, यहां देख सकते हो जैसे क्या, अगर OH माइनस कंसंट्रेशन क्या बेस से आने वाली अगर 10⁻⁶ से कम है, ये देख सकते हो कैसे, 10⁻⁻10 -6 माइनस में ज्यादा होना एक्चुअल में कम होना, इसका मतलब ये 10⁻⁻10 आ रही तो -6 से कम है या नहीं है। अगर वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज नहीं करे तो सही आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा बेटा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 10⁻⁻10 आ रहा है तो वाटर वाली कंसंट्रेशन को हमें यूज करना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, OH माइनस आयन वाटर इंक्लूडेड। क्लियर? और इस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, अगर वाटर वाली कंसंट्रेशन को हम यूज करें तो क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन टोटल बराबर OH माइनस आयन बेस, और क्या लिखेंगे, OH साथ में क्या करेंगे, वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज
करना है। क्लियर। और यहां से अपने पास OH माइनस आयन आ गया, तो इससे मेरे पास क्या आएगा, POH माइनस log ऑफ OH माइनस आयन, क्या आ गया, टोटल। इससे मेरे पास POH आ जाएगा, और जब POH से मुझे pH चाहिए तो वो कैसे आएगा, pH इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस POH। समझ में आया बच्चों कैसे किया, यस और नो, क्लियर। ठीक है, ठीक है, नोट करो बेटा। नोट करो फटाफट। चलिए बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, यानी एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है एसिड और बेस का, बात वही है, सेम टू सेम है, बस किस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज करना है और किस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज नहीं करना। क्योंकि डायरेक्टली अगर करोगे बच्चा सोचेगा मेरा आंसर सही है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है, रॉन्ग। और कब ध्यान रखना है किस कंडीशन में मुझे वाटर वाली कंसंट्रेशन यूज करनी है, किस कंडीशन में नहीं करनी, जरूर ध्यान रखना। आ गया समझ में, क्लियर। और सबसे खास बात ये जरूर ध्यान रखना रे, कैसे कि सर वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत पड़े तो वो कितनी ले, आपको याद है H प्लस वाटर बराबर क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन वाटर, यानी वाटर से आने वाली चाहे H प्लस हो चाहे OH माइनस, दोनों की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये चीज क्वेश्चन में चल के नहीं बोलेगा, खुद को ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा था जब प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की अपन बात करे थे, जहां भी हमें जरूरत पड़े अपन क्या करते हैं, H प्लस एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, 10⁻⁷ 10⁻⁷। क्लियर। चलो ये बच्चों स्टार्टिंग में दो कंडीशन डिस्कस की बेटा, ओके ठीक है। नंबर 3 लिखो, थर्ड कंडीशन, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मैंने क्या कहा था, कंडीशन हेडिंग लिखाने का पर्पज ये है, आइडिया होना चाहिए किस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट हमें काम में लेना है। यानी दो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर दे रखे हो, उनके मिक्सचर की pH हमें कैसे ध्यान रखनी है। ओके, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहला एसिड है और दूसरा एसिड है। पहला एसिड कोई दिक्कत नहीं है, एसिड होगा। दूसरा एसिड अगर दोनों को मिक्सर की बात करें तो दोनों को मिलाना है, जैसे मान लो ए है और बी है, दोनों को अगर मिला दे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, अरे एसिडिक ही होगा। एसिड और एसिड आपस में कोई रिएक्शन होगी क्या, नो। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन की नेचर चेंज होगी क्या, कभी नहीं होगी बेटा। ओके, तो दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन भी क्या होगा, एसिड ही बनेगा। ओके, और जब दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ध्यान है ना, NRVR। NRVR इक्वल टू क्या करेंगे, N1V1 प्लस क्या करेंगे, N2V2। यस और नो। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, NRVR इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। और हमें पता है दोनों सॉल्यूशन एसिडिक हैं, तो दोनों को मिलाने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो यहाँ पे जो NR है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, H प्लस की कंसंट्रेशन फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में लिखा दूंगा मैं, N1V1 क्या है, जो पहला सॉल्यूशन था उसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम। क्लियर। N2V2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम। क्लियर। NRVR क्या है, A और B को मिलाने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है तो दोनों को मिलाने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अरे एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, NR इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन, तो क्या लिखेंगे, N1V1 प्लस
N2 V2 और अपॉन में ये VR अपॉन में आएगा नहीं आएगा, VR अपॉन में आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ V1 प्लस V2। ये मेरे पास फाइनल कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे VR का मतलब क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो कैसे आएगा V1 प्लस V2, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ऐड करने पर। बात समझ में आ गई, नोट करो बेटा। कर लिया, ठीक है। इनका मीनिंग जरूर लिख लो। N1 एंड N2 लिखो। N1 एंड N2 concentration of H plus ions, concentration of H plus ions for first and second solution, concentration of H plus ions for first and second solution, concentration of H plus ions for first and second solution, concentration of H plus ions for first and second solution, V1 and V2, volume of first and second solution, 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 NR and VR, NR and VR, NR and VR लिखो बेटा। concentration of H plus ions, concentration of H plus ions and volume, concentration of H plus ions and volume for resultant solution, यानी जो resultant solution बना है उसकी बात कर रहा है, क्लियर, बात समझ में आ गई। और इसी के कंपेरेटिवली अपन क्या कह सकते हैं बेटा, दो स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या करना है, ओके, सेम टू सेम वही बात होगी। नंबर 4 लिखो, पीएचओ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेसेस, अगर दो स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हो उनके मिक्सर की पीएच हमें कैसे करनी है। देखो थोड़ा सा चेंज किया होगा बेटा, हमें पता है बात वही आ गई, दोनों बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहला सॉल्यूशन बेसिक है, दूसरा भी बेसिक है, और बेस को मिलाओगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बेसिक ही होगा बेटा, क्लियर। और दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो हमेशा बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का ही आएगा बस, और दोनों को मिलाने पर रिजल्टेंट बनेगा ही बनेगा। तो क्या करेंगे, NR VR इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2, यहां तक तो बात ठीक है, मतलब वही है N1 V1 पहले सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन, लेकिन बेस है तो कंसंट्रेशन कौन सी, अब OH माइनस की लेंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। V1 V2 पहले और जो सेकंड सॉल्यूशन है उसके दोनों का वॉल्यूम, लेकिन बेस और बेस को मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बेसिक ही होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, अब H+ को रिप्रेजेंट करेगी क्या, नहीं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, OH माइनस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। आ गया समझ में, क्लियर। तो बस बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है बेटा, क्लियर, नोट करो। नोट करो, ये जरूर ध्यान रखना, यहां पर जो कंसंट्रेशन है यानी N है वो क्या करेगी, H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी या OH माइनस की कंसंट्रेशन को, OH माइनस की कंसंट्रेशन को। यहां OH माइनस की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा बेटा, POH आएगी, और POH से फिर हमारे पास क्या आएगा, pH आएगा बेटा, क्लियर, ठीक है। चलो ये अपने बात की दो स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सर की पीएच। नंबर 5, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। pH of mixture of strong acid and strong base, strong acid और strong base के मिक्सर की pH की बात करें तो कैसे करना है, क्या करना है।
निकली हेडिंग। बच्चों देखो इसमें हमें क्या करना है, अभी तक जो हमने बात की थी तो वो तो अपन ने क्या किया, या तो दोनों एसिड थे या दोनों बेस थे, लेकिन अब अपन ने क्या किया है, सीधी सी बात है मिक्सर बोल दे तो सीधी सी बात है दोनों को मिलाना ही मिलाना है। लेकिन मिलाने पर क्या होगा, अगर दोनों सॉल्यूशन की नेचर सेम होती है तो बीच में साइन आता है प्लस का, क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों की नेचर सेम है क्या, नो, एक एसिड है दूसरा क्या है बच्चों, बेस है। अरे इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है या नहीं है, अगर इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है तो हमें पता है बेटा दोनों की नेचर अपोजिट है। इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है हर हाल में फाइट होगी, और फाइट होगी तो लॉस होगा ही होगा, और साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस, माइनस का साइन, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, जब भी दो मिक्सर को मिलाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एनआर वी आर इक्वल टू N1 V1, और क्या करेंगे N2 V2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेचर अब अपोजिट है, एक एसिड है दूसरा बेस, एक साथ रखने पर हर हाल में रिएक्शन करेंगे तो अमाउंट ना ऐड होगी क्या, नो, पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का, क्लियर, ठीक है। और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एनआर इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन क्या करूंगा मैं, VR अगर अपॉन में आ जाए तो V1 प्लस V2। अब बच्चा कहेगा सर नीचे आपने प्लस क्यों कर दिया, ये V1 माइनस V2 क्यों नहीं किया, ये वाला। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, क्या VR का मतलब क्या, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमेशा ऐड ही होगा, पहला 100 है दूसरा 200 ml है तो फाइनल क्या आएगा 300 ml ही आएगा, उसमें कोई माइनस नहीं करना, क्लियर, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में आए कि सर अभी आपने कहा था अगर दोनों एसिड को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, अगर दोनों बेस को मिलाते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन भी कैसा होता है, बेसिक। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता दोनों एसिड को मिलाने पर जो फाइनल कंसंट्रेशन आती है NR, वो क्या करता है H+ को, मैंने क्या बोला बेटा, बात समझ में आई क्या। अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि सर अगर दोनों एसिडिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन NR होती है वो H+ को रिप्रेजेंट करती है, अगर दोनों बेस को हम मिलाएं तो जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है यानी NR वो OH- को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सर यहाँ तो एक एसिड है दूसरा बेस, तो यहाँ पर ये NR किसको रिप्रेजेंट करेगा, H+ की कंसंट्रेशन को या OH- की कंसंट्रेशन को। तो ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो हमें पता है फाइनल कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, H+ को। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो फाइनल कंसंट्रेशन किसको, OH- को। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे पता चले सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो बच्चों वो डिपेंड करेगा किसके इक्विवेलेंट ज्यादा है, समझ में आ गया, क्लियर। जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है नेचर सॉल्यूशन की वैसी ही होगी, ओके। कैसे, हमें पता है एसिड के 10 इक्विवेलेंट है, बेस के 5 इक्विवेलेंट है, तो एसिड बेस की रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, जो कम होता है हमेशा एसिड बेस के बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 10 इसके 5 से कभी कंप्लीट रिएक्शन करेगा क्या, नो। बेस के अगर 5 है तो ये एसिड के 5 से रिएक्शन करेगा, तो बाकी एसिड के 5 रिमेनिंग है या नहीं है, यानी एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, क्लियर। अगर एसिड के 5 है, बेस के अगर 10 है, तो एसिड के 5 इक्विवेलेंट बेस के 10 इक्विवेलेंट से कंप्लीट रिएक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं। ये 5 है तो ये 5 से ही रिएक्शन करेंगे, 5 अगर 5 से रिएक्शन करेगा तो बेस के 5 बच गए, सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है। तो जो ज्यादा होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वो रिमेनिंग होगा, और वो रिमेनिंग होगा तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, यानी सॉल्यूशन को वैसा ही बनाएगा, एसिडिक है तो एसिड, बेस है तो बेसिक, क्लियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहां पर कंडीशन अप्लाई होगी बच्चों, कैसे, इफ ई एसिड, क्या कहा, इफ ई एसिड ग्रेटर देन ई बेस, क्या कहा, ई एसिड ग्रेटर देन ई बेस। अगर ऐसी कंडीशन है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो ये बताओ यहाँ पर जो NR है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H+ की कंसंट्रेशन को, क्लियर। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अब जो NR है NR किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H+ की कंसंट्रेशन, ओके। रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H+ की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, यानी NR रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, N1 V1, जो ज्यादा है उसको बेटा पहले लिख दो N1 V1 एसिड माइनस क्या करते हैं बेटा
N2 V2 किसके लिए करेंगे, बेस, और अपॉन में क्या, ये V1 प्लस V2, ये तो ऐसा का ऐसा आना ही है। समझ में आ गया कैसे किया, क्लियर, यस और नो। जगह का अभाव है बेटा, नोट करो, मिटाते हैं फिर आगे करते हैं। नोट करो, कर लिए नोट, कर लिए क्या, कर लिए। चलो, ये कंडीशन तो कब होगी बेटा, जब क्या हो, एसिड के इक्विवेलेंट क्या हो, बेस के इक्विवेलेंट से ज्यादा हो, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन क्या आ सकती है बच्चों, ये आ सकती है, इफ, क्या लिखेंगे, इफ ई बेस ग्रेटर देन क्या हो, ई एसिड, क्या कहा, बेस के इक्विवेलेंट क्या हो, एसिड के इक्विवेलेंट से ज्यादा हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन, क्या कहा, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो जो NR होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्या कहा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन को। तो बस क्या लिख सकते हैं अब, NR जो है, NR किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, क्लियर। तो क्या करेंगे, N1V1, N1V1, अब जो ज्यादा उसको पहले लिख दो बेटा, तो बेस को पहले, माइनस क्या लिखेंगे, N2V2, अब कौन है, एसिड कम है तो इसको बाद में लिखेंगे, अपॉन क्या करना है, V1 प्लस V2, कैसे करना है समझ में आ गया। और ये इस OH माइनस से हमारे पास POH आ जाएगा, POH से क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। एक कंडीशन ये भी है, बच्चा कहे सर जरूरी है क्या हमेशा ये कम हो ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो ये कम हो, इक्वल भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल बेटा इक्वल हो सकते हैं। तो एक कंडीशन क्या होगी, इफ ई एसिड, इफ ई एसिड इक्वल टू क्या हो, ई बेस, क्या कहा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर भी हो सकते हैं, जरूरी है कि हमेशा कम ज्यादा हो। अगर क्या दोनों बराबर हो तो हमें पता सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करके देखने की जरूरत है क्या, नो, पीएच डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 7 के इक्वल, समझ में आ गया। तो अगर दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल है तो उसमें हमें सोल्व करके ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 7। तो याद रखने वाली बात क्या है, दिमाग में जो सेट रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो तो उसका आंसर हमेशा पीएच की वैल्यू 7 आए, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट कितने हैं, अमाउंट कितनी दे रखी है। अगर दोनों इक्वल है तो 7 आएगा, अगर एसिड ज्यादा है, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो 7 से कम आ सकती है, और अगर बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो 7 से ज्यादा आ सकती है, समझ में आ गया, क्लियर। तो बच्चा का आंसर नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे, अगर नहीं दे रखा हो तो हम इक्वल मान के ही अप्लाई करते हैं, इस वजह से अपन क्या करते हैं बेटा, अपन डायरेक्टली लिखते हैं 7, समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो फटाफट।
कहाँ से नहीं आ रही, ये बंद हो गया तो चलो बेटा। तो अपन बात करते हैं बेटा पीएचओ मिक्सचर ऑफ टू मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक वीक एसिड्स, इनके मिक्सचर की बात करें। कौन सा मिक्सचर है बेटा, पीएचओ मिक्सचर ऑफ टू मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक वीक एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो अपन क्या ले रहे हैं बेटा, वीक एसिड अपने लिए है। दो वीक एसिड कौन कौन से लिए हैं, HA और HB, ठीक है। इनकी अपन बात करते हैं, HA और HB को अपन डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा ये दोनों क्या है, वीक एसिड है। यहाँ पर बच्चों A और B का मतलब क्या, ये H+ के साथ जो नेगेटिव ग्रुप होता है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे, अरे सीधी सी बात, अगर एसिड है तो उसमें H+ तो होगा ही होगा, साथ में दूसरा क्या होगा, नेगेटिव ग्रुप, जैसे HCN तो H+ और Cn-, तो नेगेटिव ग्रुप कौन हो गया, Cn-। तो दो अलग अलग वीक एसिड है तो उसके लिए मैंने अलग अलग सिंबल लिया है, HA और HB, क्लियर, ठीक है। ये वीक एसिड है, ब्रेक होगा तो H+ और A-, HB है तो H+ और B-, क्लियर। पहला एसिड है तो इसका कांस्टेंट मैंने लिया है Ka1, दूसरा वीक एसिड है तो कांस्टेंट क्या लिया, Ka2, क्लियर, ठीक है। पहले एसिड की कंसंट्रेशन में बोल रहा हूं C1, तो ये 0 और 0। अगर ये X ब्रेक हो जाए तो क्या बनेगा बेटा, C1 - X, तो ये कितना होगा, X और X, क्लियर, ठीक है। देखो दोनों को मैं पैरेलल में सोल्व करके बता रहा हूं बेटा, ठीक है। अब क्या कहेंगे, इसकी कंसंट्रेशन क्या बोल रहा हूं, C2, तो ये कितना हो गया, 0 और 0। ये अगर X डिसोशिएट हो जाए तो कितना बचेगा, C2 माइनस, या फिर Y की बात करें, जैसे मान लो Y डिसोशिएट हो जाए तो ये कितना बनेगा, Y और Y। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ, देखो दोनों में कोई कॉमन आयन है क्या, है, H+ और H+, तो X में Y ऐड करेंगे या Y में X ऐड करेंगे, दोनों में दोनों ऐड कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसका क्या मीनिंग है, अरे सीधी सी बात है, एक वीक है दूसरा स्ट्रॉन्ग हो तब हमें पता है दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वीक से आने वाली अमाउंट नेग्लिजिबल होती है, स्ट्रॉन्ग से आने वाली अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तब क्या होता है, ओनली स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसंट्रेशन को ही हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही क्या है बेटा, वीक से आने वाली कंसंट्रेशन है X और Y, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस होगा क्या, नहीं। और जब दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये बताओ बेटा, दोनों में से किसी एक को नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, ओके। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, X में Y ऐड होगा और यहाँ Y में क्या होगा, X ऐड होगा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। पहला एसिड है, इसके लिए मैं लिखूं Ka1, K हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसका प्रोडक्ट कौन है बेटा, H+ मल्टीप्लाई बाय क्या करना, A- अपॉन क्या करेंगे, HA, क्लियर, ठीक है। इसके लिए कांस्टेंट क्या लिखेंगे, Ka2 क्या होगा बेटा, P/R, इसका प्रोडक्ट कौन है, H+ मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, B- अपॉन क्या लिखेंगे अपन, HB, क्लियर, ठीक है। इनकी अगर वैल्यू पुट करें तो देखो H+ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, X + Y मल्टीप्लाई बाय ये कितना है बेटा, X, ठीक है। अरे A- की वैल्यू कितनी है बेटा, X है, अपॉन क्या लिखेंगे अपन, C1 - X, क्लियर, ठीक है। यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, H+ कितना होगा, Y + X, क्लियर, B- कितना होगा, Y अपॉन ये कितना है बेटा, C2 - Y। अरे बात समझ में आ रही है ना, दोनों को पैरेलल में सोल्व कर रहा हूं बेटा, सेम मेथड है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, Ka1 = X मल्टीप्लाई बाई X, यानी क्या हो गया, X² प्लस क्या हो गया, XY अपॉन C1 - X, क्लियर। यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, Ka2 = क्या हो गया, Y मल्टीप्लाई बाई Y, तो क्या हो गया, Y² X मल्टीप्लाई बाई Y, यानी क्या हो गया, XY अपॉन क्या हो गया, C2 - Y, क्लियर। अब हमें पता है दोनों ही अगर वीक है तो वीक की डिसोशिएट होने वाली अमाउंट नेग्लिजिबल होती नहीं होती, होती है। तो इजी बनाने के लिए अपन क्या कह सकते हैं, इफ X वेरी वेरी लेस देन C1, तो अपन क्या लिखेंगे, C1 - X को क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट C1। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ Y वेरी वेरी लेस देन C2, यानी Y की वैल्यू C2 के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल हो, तो हमें पता है C2 - Y ऑलमोस्ट क्या होगा, C2। ये लहराते हुए लिख रहा हूं बेटा, मतलब समझ रहे हो ना, ऑलमोस्ट वाला साइन है ये, ठीक है। तो यहाँ तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बच गया, K1 ऑलमोस्ट क्या हो गया, X² प्लस XY अपॉन क्या बच गया, C1। और यहाँ पर क्या बच गया, Ka2 = क्या हो गया, Y² प्लस XY अपॉन क्या बच गया,
C2। ठीक है, क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे दिख रहा है क्या? यहाँ पोन में लिखा है बेटा C2। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, आगे इसको मैं सोल्व करूं बच्चों, तो देखो कैसे करना है। फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं, इस C1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया कि A1 C1 इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस xy। अरे बात समझ में आ गई कि A1 मल्टीप्लाई बाय C1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy। और दूसरी इक्वेशन में अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, K2 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको इनके नीचे ही सोल्व करना है बेटा, ध्यान रखना बोर्ड पे स्पेस की कमी है इस वजह से मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, इसके साथ में जो वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने K1 को सोल्व किया है और इसके साथ जो होगा इसको यहां सोल्व कर रहा हूं बेटा। कैसे? Ka2 इस C2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो Ka2 C2 इक्वल टू क्या हो गया y स्क्वायर प्लस xy। बात समझ में आ गई? इसको बोल रहा हूं इक्वेशन 1, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब जहां तक कर सकता था बेटा इसको अलग अलग अपन ने सोल्व किया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। ओके ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? नोट करो बेटा, यहां तक बोर्ड पे जगह की कमी है, इसको नोट करेंगे आगे। नोट करो, कहां तक हुआ, कहां तक हुआ? ये K1 C1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस XY, ये बेटा इसके नीचे लिखना आपको। और ये K2 C2 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस XY, किसके नीचे? इसके नीचे आपको लिखना है। छाप ली क्या? कर ली बेटा नोट? बुझान दे? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। चलो कंप्लीट करते हैं इसे। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो जब तक हम अलग अलग सोल्व कर सकते थे, दोनों को पैरेलल में हमने सोल्व किया बेटा, फर्स्ट एसिड और सेकंड एसिड की अपनी इक्वेशन बनाई है। क्लियर? अब मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। और इक्वेशन को हमें पता है, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, रूल क्या होता है, इक्वल के एक साइड वालों को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और दूसरी साइड वालों को आपस में सोल्व करते हैं बेटा। ओके, तो क्या करेंगे, इक्वल से पहले इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है बच्चों, देखो K1 C1 प्लस इक्वेशन 2 में क्या है K2 C2। क्लियर? ठीक है, अब इक्वल के बाद क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x स्क्वायर प्लस xy प्लस, और सेकंड इक्वेशन में क्या है y स्क्वायर प्लस xy। क्लियर? में लिखा था C2 0 0 C2 माइनस y y और y, फिर दोनों को ऐड किया था तो H प्लस की कंसंट्रेशन अपने पास क्या आई थी बेटा, फर्स्ट जो अपना एसिड था HA, उसके लिए H में